हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं। इस चैप्टर में हमने लगभग सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है और हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पूरा जितनी भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें हम सभी रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आया था वो आया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था वेरिएशन के बारे में, यानी कि विविधता के बारे में। तो इसमें हमने जाना कि जब दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म का क्या यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, तो वहाँ पे जब नए ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो वेरिएशन आती है, विविधता आती है। यानी हमने क्या कहा कि जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या थे, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे, मेल और फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट थे। मेल और फीमेल के क्या हुआ, जब जो जेनेटिक मटेरियल था वो फ्यूज हुआ, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हुआ तो उससे एक नए इंडिविजुअल, एक नए प्राणी का जन्म हुआ, जिसमें क्या थी, बहुत सारी विविधताएं थी। तो विविधताओं के द्वारा क्या हुआ, जो नया जो इंडिविजुअल था, एक तो उसमें जो कैरेक्टर थे, जो गुण थे, वो डिजायरेबल कैरेक्टर आ गए, यानी कि गुणों में सुधार हुआ, एक नए गुण वहाँ पे आए। प्लस क्या हुआ, वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत अच्छे से वहाँ पे अडप्ट कर पा रहा था। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास टॉपिक आया वो आया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन है किसी भी सजीव के द्वारा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हमारे पास अब प्रजनन के प्रकार आए हैं, जिसमें हमने दो प्रकारों के बारे में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या आपको बताया गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही जने की आवश्यकता होती है, यानी एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो नई संतति का निर्माण होता है सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, और जिस संतति का निर्माण हो रहा है उसके कैरेक्टर कैसे होंगे, सेम अपने पेरेंट के जैसे होंगे, यानी कि उसमें विविधता नहीं होगी, उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे। हमारे पास जो टाइप्स है सबसे पहला आया था बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल हमारे पास आया है अमीबा आया है। क्या हुआ यहाँ पे, जो पेरेंट बॉडी थी, यानी कि जो यहाँ पे जो मेन बॉडी है, जो मेन शरीर है, वो दो भागों में विभाजित हो जा रहा है और दो भागों से क्या कर रहा है, संतति का निर्माण कर रहा है। यानी कि अमीबा का जो शरीर था, अमीबा की जो बॉडी थी, वो धीरे धीरे करके दो भागों में विभाजित हो गई और यही क्या थी, इसकी संतति थी। इसे हमने कहा था बाइनरी फिजन, क्योंकि यहाँ पे दो संतति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हमने क्या कहा था, बाइनरी फिजन कहा था। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन में एक ही बॉडी से बहुत सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेल का निर्माण हो रहा है। तो बाइनरी फिजन में सिर्फ दो संतति का निर्माण होगा और मल्टीपल फिजन में यहाँ पे बहुत सारी संतति का निर्माण होगा। एग्जाम्पल हमारे पास प्लाज्मोडियम आया है। अगर बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, अमीबा आएगा। अगर मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा। इसके बाद हमने बात की थी रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रा हमारे पास एग्जाम्पल है। हाइड्रा के क्या हुआ, हाइड्रा की बॉडी को कहीं से भी कट कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, फिर यहाँ पे रीजनरेशन की पावर होती है, यानी पुनरुत्थ भवन की यहाँ पे क्या होती है, पावर होती है। क्या हुआ, यहाँ पे जो पूरा हाइड्रा की जो बॉडी थी वो दो पीस में यहाँ पे डिवाइड हो गई है। जब दो पीस में डिवाइड हो गई तो ये क्या था, इसका सर था, और ये क्या थी, इसकी टेल, यानी पूंछ वाला भाग था, निचला भाग था।
तो जो ऊपर वाले भाग में यहाँ पे क्या हो गया, टेल का निर्माण हो गया, और नीचे वाले भाग में यहाँ पे हेड का निर्माण हो गया। ये क्या है, पुनरुद्ध भवन है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, पीस हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि दो भागों में विभाजित हो रहा है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्ध भवन हो रहा है। जो जिन अंगों का यहाँ पे लॉस हो गया है, जो अंग कट गए हैं, उनका वहाँ पे फिर से विकास हो रहा है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन से टेल हट गई थी तो यहाँ पे टेल बन गई है। इस वाले पोर्शन से हेड अगर हट गया था तो यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन हो गया है। इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रा। अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप याद रखना है, प्लस उसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि अमीबा में किस प्रकार से एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन हो रहा है, हाइड्रा में किस प्रकार से अलैंगिक जनन हो रहा है, और प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से अलैंगिक जनन हो रहा है। साथ साथ आप एग्जाम्पल को भी यहाँ पे याद करते जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन आता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ, एक क्या थी, ये जो फंजाई में पाया जाता है, यहाँ पे क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, बीजों का निर्माण होगा। तो क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति जो कि जो स्पोर है उसके फेवर में ना हो। हमने कहा था फॉर एग्जांपल स्पोर के जर्मिनेशन के लिए, ये जो स्पोर है इनके अंकुरण के लिए यहाँ पे नमी की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो क्या होगा, स्पोर के बाहर एक कवर होता है जो स्पोर को प्रोटेक्ट रखता है। जैसे ही नमी होगी वैसे ही क्या होगा, स्पोर से फिर से नए फंगस का निर्माण होगा, और नए फंगस, नई फंजाई से फिर से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें भी क्या है, अभी तक जितने भी टाइप्स को हम रिवाइज कर रहे हैं, सारा आप क्या देख रहे हैं, एक ही जनक यहाँ पे उपस्थित है। एक ही जनक से पूरी प्लांट, पूरा जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका क्या हो रहा है, उसकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, सेकेंड टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आता है, प्लांट बॉडी है, पूरी जो प्लांट, पूरा जो पौधा है, तो पौधे के किसी भी भाग से क्या होता है, नए प्लांट, नए पौधे का क्या हो जाता है, वहां से विकास हो जाता है। चाहे जड़ को आपने क्या किया, आपने तने को काट के कहीं पे लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, तने से क्या हो गया, नए प्लांट का निर्माण हो गया। आपने कली को कहीं पे लगा दिया, उससे क्या हो गया, वहां से नए प्लांट का निर्माण हो गया। तो यही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पूछते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप आते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप आते हैं। किस प्रकार से टाइप आते हैं, यहाँ पे होता है कि कुछ जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके तने से नए पौधे का विकास होता है। कुछ पौधे होते हैं उनके जड़ों से यहाँ पे नए पौधे का विकास होता है। कुछ पौधों की कलियों को लगाकर हम नए पौधे का यहाँ पे विकास करते हैं। तो ये क्या था, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास जो हेडिंग आई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अभी तक हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता थी, एक ही पेरेंट यहाँ पे प्रेजेंट था। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो जनकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। कुछ यहाँ पे फीचर्स भी आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट होते हैं। फीचर्स को जान के आप जान पाएंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने क्या कहा, लैंगिक जनन कहा। आप पढ़ेंगे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी एक स्त्रीलिंग होगा एक पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट आपने देखा गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब हमने पढ़ा है गैमेट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, ये सारा ही हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द होल प्रोसेस इज स्लो। यहाँ पे क्या रही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है कैसी है, स्लो प्रोसेस। यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नया इंडिविजुअल बनेगा, किस प्रकार से बनता है, मेल गैमेट, जो मेल से मेल गैमेट आया, फीमेल से फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज होकर क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो से पूरी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस यानी सबसे बड़ा जो लाभ है वो क्या है, वेरिएशन है, विविधताएं हैं। तो इसके बहुत अलग अलग पॉइंट में हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आई थी वो आई थी लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिमिटेशन में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था यहाँ पे कि माना कि कोई पेरेंट है यानी कि एक ए है और एक बी है,
हो सकता है बी में कोई बीमारी है और वो बीमारी फिर क्या होती है, वो बीमारी आगे भी जो आगे की जो जनरेशन है, यानी ए और बी है, ए और बी के जो गैमेट फ्यूजन से सी का फॉर्मेशन हुआ, तो हो सकता है कि जो बीमारी बी में थी या जो बीमारी ए में है वो सी में भी आ जाए। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हमने क्या बात की थी, हमने जान लिया है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दो प्रकार होते हैं, दोनों के हमने डेफिनेशन को रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने देखा था किस प्रकार से हो रहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हो रहा था। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आया, क्या होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहला आएगा कि सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का, पौधे का जो जननांग होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है वो क्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फूल यानी कि फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, किसी भी पौधे का जननांग होता है, वहीं पे क्या होती है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपके पास, हमारे पास कुछ पार्ट्स आए हैं फ्लावर के। सबसे पहला हमने पेटल्स पढ़ा है, सेपल्स पढ़ा है, स्टेमेन पढ़ा है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, पिस्टिल पढ़ा है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो ये सारे ही, ये जो जितने भी हमने अभी नाम देखे हैं इन सभी को आप एक फ्लावर के माध्यम से देख सकते हो कि कहाँ पे सेपल है, कहाँ पे पेटल है, कहाँ पे स्टेमेन है जिसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा था, यानी फूल का जो जननांग है वो क्या है, यहाँ पे दोनों ही है, मेल भी है और फीमेल भी है। फीमेल को हमने, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे पिस्टिल कहा है, और मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हमने स्टेमेन कहा है। चलिए, अब हमने देख लिया है फ्लावर में कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा था। तो यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार के फ्लावर हमने पढ़े हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होगा, बाई यानी कि जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, दोनों ही क्या है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल भी है, यानी स्टेमेन भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, यानी या तो स्टेमेन प्रेजेंट है या फिर पिस्टिल प्रेजेंट है। के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आई है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो रही है, जो हमारे पास पॉलिनेशन की प्रोसेस आई। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टेमन से कहाँ जाते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा में जाते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पॉलिनेशन कहा था, यानी ये क्या है, पॉलिन ग्रेन है। तो पॉलिन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन जो स्टेमन से कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा में जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, पॉलिनेशन का है। क्योंकि पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, और स्टिग्मा में यहाँ पे नीचे प्रेजेंट क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, इसीलिए जो मेल गैमेट है वो कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा में जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, पॉलिनेशन का है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन के भी प्रकार हमने पढ़े हैं, हमने कहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पहले है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। क्या हो रहा है यहाँ पे स्वपरागण में, कि ये जो पॉलन है यहाँ पे, ये जो एंथर है इसे हमने क्या कहा था, इस पोर्शन को एंथर कहा था। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा। ये एक ही फूल के जो पॉलन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो इसे हमने क्या कहा है, इसे हमने कहा है स्वपरागण, क्योंकि पॉलिनेशन की, परागण की जो प्रक्रिया है एक ही फूल के अंदर हो रही है, तो इसे हमने कहा स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप का हमारे पास आता है, अब यहाँ पे आपके पास जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके हमने कुछ बेनिफिट देखे थे, कुछ लाभ देखे थे, कुछ हानि देखी थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में या तो दो फूल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या है, दो फूल प्रेजेंट होंगे, दो फ्लावर प्रेजेंट होंगे। ये दोनों फ्लावर क्या होंगे, एक के जो पॉलन ग्रेन है, एक फूल के पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं। ये फूल या तो क्या होंगे, एक ही प्लांट पे होंगे, एक ही पेड़ पे प्रेजेंट होंगे, और या फिर क्या होंगे, अलग अलग पेड़ों पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो प्लांट है, जो पौधे हैं या जो पेड़ हैं, एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनेशन आ गया। पॉलिनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमने क्या देखा, मेल और फीमेल गैमेट अब एक ही जगह आ गए हैं, दोनों स्टिग्मा में आ गए हैं।
इसके बाद क्या होगा, जब पॉलिनेशन के फिर उसके बाद हमने कुछ टाइप देखे थे किस किस प्रकार से जो क्रॉस पॉलिनेशन है, कुछ क्या हो रहा है हवा के द्वारा हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है कुछ एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, कुछ बॉटल के द्वारा हो रहा है। इसी आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन को पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस यानी क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ लाभ आए थे, कुछ हानि आई थी जिसे हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद अब आ गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन, यानी अब क्या हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट किस प्रकार का होगा, 2n की हमने बात की थी, डिप्लॉयड यहाँ पे होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे दो मेल गैमेट आएंगे। एक मेल गैमेट क्या करेगा, जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज होगा। दूसरा मेल गैमेट क्या है, न्यूक्लियर के साथ यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। और यहाँ पे इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे 3n स्टेज आएगी जो क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो जाइगोट एग सेल के साथ फ्यूज है, उससे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का होगा। यहाँ पे एंडोस्पर्म का होगा, एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा यानी पोषण प्रोवाइड करेगा। ये हमने पढ़ी है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब डबल फर्टिलाइजेशन आप जान गए हैं कि इसी को हमने जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आती हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आपने ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उसमें किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो हमने देखा कि प्रजनन की जो अवस्था, एक अवस्था होती है, उस अवस्था का जो आरंभ होता है उसे हमने किशोर अवस्था कहा था या फिर प्यूबर्टी कहा था। किशोर अवस्था में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, यानी कुछ चेंजेस बॉयज में देखने को मिलेंगे और कुछ गर्ल्स में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग ऑर्गन को देखा था। सबसे पहले हमने टेस्टिस को देखा जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्क्रोटम को देखा जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस को भी यहाँ पे देखा था। इमेज के माध्यम से भी हमने समझा और हमने जाना कि इनका क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास टर्मिनल वेसिकल्स आए और पेनिस यहाँ पे आए। तो आपने टोटल कितने पार्ट पढ़े, 6 पार्ट पढ़े। इसके बाद हमारे पास आया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला पार्ट आया ओवरीज, सेकंड आया फैलोपियन ट्यूब, थर्ड आया यूटेरस और फोर्थ आया वेजाइना। तो हमने क्या पढ़े, यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ा। उसके बाद हमने जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, क्या कहा हमने, यहाँ पे मेल है और फीमेल है। जो मेल से जो यहाँ पे जो मेल सेल है उसे हमने एग कहा, जो फीमेल है उसे हमने स्पर्म कहा। दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और कैसी स्टेज है ये, 46 क्रोमोसोम की स्टेज है 40, क्योंकि 23 यहाँ से आए और 23 यहाँ से आए और उससे क्या हुआ, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो से पूरे एक इंडिविजुअल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखा। इसकी जो प्रोसेस है ये हमने कहाँ देखी, यहाँ पे हमने इसकी प्रोसेस को इस डायग्राम के माध्यम से समझा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने कहा यहाँ से एग का प्रोडक्शन हुआ, एग यहाँ पे चला गया। अब इसे हमने क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में एग चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो मेल गैमेट थे, अब यहाँ से मेल गैमेट का प्रोडक्शन हुआ और मेल गैमेट भी यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब जो पहला जो स्पर्म है वो एग सेल के साथ जब अटैच होता है तो जो अदर जो स्पर्म होते हैं उनकी जो एंट्री है वो इनहिबिट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है कंप्लीट हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट कहाँ आएगा, ये जो जाइगोट बना है, अब जाइगोट का यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके यानी कि यूट्रस में आ जाएगा। यहाँ से ये जो जाइगोट है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद हमने कहा क्या हो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो तो, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो तो क्या होगा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना होगा तो कौन सी प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में यहाँ पे क्या होगा,
ये जो एग है 24 आवर्स तक अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो एग है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है यूट्रस की जिसे हमने एंडोमेट्रियम कहा था। क्या आता है एंडोमेट्रियम में? एंडोमेट्रियम यहाँ पे अगर जाइगोट का यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है तो क्या करता है इसे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जाइगोट तो आया नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, सीधे एग का यहाँ पे क्या हो गया, एग यहाँ पे आया और जो एंडोमेट्रियम थी वो टूटने लगती है। जैसे जैसे एंडोमेट्रियम टूटेगी तो वो यहाँ से नीचे रिमूव हो जाती है, उसके साथ ही ये जो एग है, एग भी उसके साथ रिमूव हो जाता है, उसकी सेल्स क्या हो जाती है, टूटती रहती है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, मेंस्ट्रुएशन कहा था। यही आपने मेंस्ट्रुएशन की पूरी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी। आपने क्या कहा था, इट इज द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड द रैप्चर्ड सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द endometrium through the vagina of female. It is 28 day cycle which occurs in every reproductive active female from puberty. क्या आ रहा है, कब से ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू फॉर 2 to 8 days if the ovum does not get fertilized, then the endometrium starts sludging off and there is a loss of blood and mucus etc. through the vagina. अब दो यहाँ पे आपको लाइन दी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप क्या पढ़ेंगे, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क, यानी कि जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम मेनार्क कहेंगे। फर्स्ट तो ये है। सेकंड हमारे पास क्या आया, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द वुमेन इज 45 to 55 years the age is called मेनोपॉज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसे मेनार्क कहा था। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो रहा है कौन सी एज में, 45 से 55 की एज में अगर स्टॉप हो रहा है तो उसे हमने कहा था मेनोपॉज। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और हमने क्या कर दिया है, एक पूरे एक चैप्टर का एक रिवाइज भी कर लिया है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है। क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? आपने किसी भी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने और भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने हार्ट के बारे में पढ़ा। आप अपनी बॉडी का कोई भी सिस्टम अगर पढ़ते हो तो पहले आप देखते हो कि वो जो सिस्टम है किस प्रकार का है, उसका कार्य क्या है, फंक्शनिंग यानी कि किस प्रकार से उसकी जो कार्यविधि है कैसे कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद आप क्या देखते हो, उसकी हेल्थ के बारे में पढ़ते हो। उसी प्रकार से अब हम क्या देखेंगे, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में सारी ही चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो क्या होती है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें इस टॉपिक में अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि आपको क्या बता रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किस किस से रिलेटेड है, वो है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थता, यानी शारीरिक रूप को भी क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। मेंटल यानी कि बौद्धिक रूप से जो मनुष्य है वो किस प्रकार का है, शारीरिक रूप से उसका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, बौद्धिक रूप से उसका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, और सोशल यानी कि सामाजिक तौर पे उसका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है। हम क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये जो तीनों ही चीज़ें क्या आती हैं, इक्वली यहाँ पे आती हैं। उसके बाद आपने देखा, इट डज नॉट ओनली मीन दैट एब्सेंस और ऑफ डिजीज और फर्टिलिटी, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे क्या हो, बीमारी नहीं हो रही है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं कहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बट इंस्टीड रेफर टू अ ब्रॉडर टर्म, यानी कि ये क्या है, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक विस्तृत शब्द है, कौन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जो आपको फिजिकली शारीरिक रूप से भी इफेक्ट करेगी, मानसिक तौर पे भी आपको प्रभावित करेगी, और आपका जो सोशली जो आपका बिहेवियर है उसे भी प्रभावित करती है। यानी कि किसी को बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी एकदम सही है। आप उसके बाद आप पढ़ेंगे wherein a person is happy and leads a satisfying personal life, it is used to enhance the quality of life and increase awareness in the population,
यानी कि क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें डीपली जानना चाहिए कि उसमें क्या क्या उसमें हेल्थ होती है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे इट इंक्लूड रियल लाइफ अप्रोचेस इन्वॉल्विंग बोथ वुमेन एंड मैन दैट इफेक्ट देम फ्रॉम देयर टीन टू ओल्ड एज। यानी कि क्या होती है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है कब प्रभावित करती है, जब हम टीनेज में होते हैं और हमारी वृद्धावस्था तक यानी ओल्ड एज तक हमें प्रभावित करती है। क्या आपने देखा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, यानी कि अगर कोई किसी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है तो वो फिजिकली भी क्या होगा, आप फिजिकली भी उसमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी देखने को मिलेंगे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पे बीमारियों की उपस्थिति नहीं है। हो सकता है कि कोई शारीरिक रूप से परेशान हो सकता है कोई मानसिक रूप से परेशान हो, जो किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इससे रिलेटेड इश्यू हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक हमें देखने को मिलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव की हेल्थ की ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने जाना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट हैं, यानी क्या क्या घटक हैं। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या घटक हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। हमारे पास क्या है, 3 मेन कंपोनेंट है, 3 मेन घटक है किसके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हम मेल और फीमेल दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आया फैमिली प्लानिंग, कि यहाँ पे जैसे कि जब भी क्या होती है, जब भी आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हो। जैसे कि आप ये देखोगे कि जो मेल और फीमेल है दोनों की एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग आप फैमिली प्लानिंग करोगे। सेकेंड, आप देखोगे कि अगर पहले से ही फैमिली में कोई एक बेबी है तो आप देखोगे कि अगर उन दो बेबी के बीच में कितना डिफरेंस आपको रखना चाहिए। और उस इन सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो फीमेल की जो बॉडी है वो स्वस्थ है या नहीं है। यानी अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस में होगा, ज़्यादा फोकस होगा फीमेल की बॉडी में, कि फीमेल की बॉडी रेडी है या नहीं है, या फिर जो फीमेल है वो स्वस्थ है या नहीं है। अब स्वस्थ जब हम देखेंगे तो हम तीनों ही एस्पेक्ट में देखेंगे। हम देखेंगे फिजिकली वो फिट होनी चाहिए, मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, सोशली वो क्या होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं, फैमिली प्लानिंग देखते हैं। तो आप देखोगे इट हैज अ significant impact on the well-being of a families and especially women. With better family planning and use of a contraceptive, one can avoid unwanted pregnancy and space birth and also protect themselves from STDs. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फैमिली प्लानिंग के थ्रू आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है। आप जब भी फैमिली प्लानिंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बच्चे हैं बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। जैसे कि जो दो बच्चों के बीच में जो मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। ये क्यों होता है, अगर गैप कम होता है तो क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल की जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है, उस पर प्रभाव, काफ़ी सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही क्या होती है, वो मेंटली भी उन्हें प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि उनका जो स्वभाव है, स्वभाव में चेंजेस आने लगते हैं, वीकनेस उन्हें फील होने लगती है और बहुत सारे इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जब आप फैमिली प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है आप उसे अवॉइड कर सकते हो। सेकेंड, आप ये देख सकते हो कि आपको बीच में कितना गैप रखना है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आप प्रिपेयर हैं या नहीं हैं प्रेगनेंसी के लिए। जो फीमेल है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पे क्या होनी चाहिए, वहाँ पे रेडी होनी चाहिए। ये क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, कंपोनेंट आता है। सेकंड आता है सेक्सुअल हेल्थ। इसमें इट रेफर्स टू रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
प्रीरिक्विजिट फॉर गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सेक्सुअल हेल्थ में क्या आता है, हम फिजिकली तौर पे देखते हैं कि फिजिकली तौर पे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और हमारे पास जो लास्ट हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ भी ज़्यादा फोकस कहाँ करेगा, फीमेल पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आप देखेंगे इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ पे क्या आता है कि जैसे कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे उसे बहुत अच्छी केयर की आवश्यकता होती है, यानी कि वहाँ पे क्या है, उन्हें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पोषक तत्व हो या फिर अदर जो चीज़ें होती है उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, उन्हें बहुत देख रेख की आवश्यकता होती है। ये तो था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर चाइल्ड बर्थ या आफ्टर डिलीवरी भी क्या होता है, वहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स है, इससे क्या करते हैं, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंपोनेंट है, यानी घटक हैं। और इन घटकों के बारे में आप जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गया, सेक्सुअल हेल्थ हो गया, या मैटरनल हेल्थ हो गया, इन चीज़ों के बारे में जब आप जानेंगे, जब आप यहाँ पे क्या अवेयर रहेंगे, तो क्या होता है, यहाँ पे जो इशू होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं, वो कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारे ही पॉइंट्स हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। साथ में हमने पूरे एक चैप्टर की समरी में हमने पूरा रिवाइज कर लिया कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, और आपने शॉर्ट में सारे ही टॉपिक को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।